बीए भाग द्वितीय के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे वैज्ञानिक पद्धति की। कल की वर्चुअल क्लास में हमने वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और उसकी परिभाषा की चर्चा करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में। कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा की है। उन्होंने 3 प्रकार की विशेषताओं की अपनी पुस्तक में चर्चा की है। पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें यथार्थ का वर्गीकरण एवं तथ्यों और एवं विभिन्न तथ्यों के मध्य में सहसंबंध एवं उनके अनुक्रम का अवलोकन करने का प्रयास किया जाता है। तो पहली जो विशेषता वो ये बताते हैं कि जो कुछ वास्तविक है उस वास्तविक का वर्गीकरण और इन वास्तविक जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के बीच में सहसंबंध तथा उनकी क्रमबद्धता क्या है उसका अवलोकन वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। दूसरी विशेषता वो बताते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वैज्ञानिक नियमों की खोज की जाती है, वैज्ञानिक नियमों की गवेषणा की जाती है। तीसरी वो विशेषता बताते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिकता की अंतिम कसौटी को निर्धारित करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए गवेषणा का, अनुसंधान का, सर्वेक्षण का मार्ग और उसके सत्यापन, परीक्षण, अवलोकन की विधियां और उनकी जो यथार्थता को आंकने की जो स्केल है वो अलग हो और दूसरे के लिए अलग हो। ऐसा नहीं होता। सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिकता की कसौटी होती है। ये कहते हैं कार्ल पियर्सन अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता यह होती है कि वह वास्तविक तथ्यों का वर्गीकरण करे, उन तथ्यों के मध्य सह संबंधों का उनके अनुक्रम के साथ अवलोकन करे, वैज्ञानिक नियमों की गवेषणा करे तथा सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिकता के जो नियम उपनियम है वो बनाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए मार्टिनडेल एवं मोनाकेसी द एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन पर बल देती है। दूसरी बात उन्होंने कहा, वैज्ञानिक पद्धति में विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए परीक्षण, प्रयोग को महत्व दिया जाता है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि वैज्ञानिक पद्धति परीक्षण करने से पहले जितने भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों के लिए ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी स्थितियों का विकास करती है जिससे उन विचारों का परीक्षण किया जा सके, अर्थात उन विचारों को, उन तथ्यों को परीक्षणीय बनाने का कार्य भी वैज्ञानिक पद्धति करती है। चौथी जो विशेषता उन्होंने बताई है कि वैज्ञानिक पद्धति जो उपकरण, जो तकनीक पहले से विद्यमान है उनका तो प्रयोग करती है, साथ साथ नए उपकरणों का भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा विकास किया जाता है जिससे बदली हुई परिस्थितियों में तथ्यों का संकलन कर अध्ययन किया जाना संभव हो। पांचवी बात इन्होंने बताई है कि वैज्ञानिक पद्धति निजी मूल्यों का बहिष्कार करने पर बल देती है। किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस विषय पर, जिस वस्तु का, जिस इकाई का, जिस प्रघटना का अध्ययन कर रहा है उससे के संदर्भ में वास्तविक और सही तथ्यों का संकलन करे, अपनी पूर्व धारणाओं को दूर रखे। घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कब घटी पर वह बल देता है, ना कि पूर्व धारणाओं को इसमें सम्मिलित करता है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में अभी तक जो हमने चर्चा की है कार्ल पियर्सन, मार्टिनडेल एवं मोनाकेसी की, उसके आधार पर हम वैज्ञानिक पद्धति की कुछ सामान्य विशेषताएं बता सकते हैं। ये विशेषताएं क्या क्या होंगी उनकी चर्चा आज हमें इस वर्चुअल क्लास में करनी है।
वैज्ञानिक पद्धति की अभी तक जो हमने चर्चा की है, उस चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति आनुभविकता पर आधारित पद्धति है। किसी भी विषय से संबंधित अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का अध्ययन करता है, उन तथ्यों को वो अनुभूत करता है, अनुभव पर आधारित सूचनाओं का वो संकलन करता है। तो आनुभविक पद्धति है, ना कि ये अनुमान और कल्पना पर आधारित। दूसरी बात, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो घटनाएं दृश्य हों। गोचर प्राय घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है, चाहे वो घटनाएं प्राकृतिक हों या फिर समाज में घटने वाली घटनाएं हों। गोचर घटनाओं, जो घटनाएं दिखाई देती हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि यह पद्धति एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जिस तरह से अध्ययन पहले किया गया है, जिन जिन स्टेप्स को, सोपानों को अपनाकर, आगे हम वैज्ञानिक पद्धति के सोपान भी पढ़ेंगे, तो जो जो वैज्ञानिक पद्धति के सोपान तय हैं, उन सोपानों को अपनाते हुए ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में घटनाएं अध्ययन की विषय वस्तु वह होती हैं जो इस लोक से संबंधित हों। पारलौकिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से नहीं किया जाता, अपितु इहलौकिक घटनाएं, ऐसी समस्याएं, ऐसे विषय जो समाज के अंदर उद्घाटित हैं, उनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति करने का प्रयास करती है। पांचवा जो विशेषता है उसकी हम बात करें, वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन पर आधारित आनुभविक सामग्री का संकलन किया जाता है। जो तथ्यों का संकलन किया जाता है, जो दत्तों का संकलन किया जाता है, हमने पहले भी बात करी थी कि हम तथ्य के स्थान पर दत्त शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तथ्य फैक्ट होते हैं और जो डाटा है वो दत्त है। सामग्री या कंटेंट के लिए हिंदी में दत्त शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो जिन दत्तों का किसी विषय से संबंधित या जिन सूचनाओं का संकलन किया जाता है, वे सूचनाएं अनुभव द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं हैं, ना कि अनुमान अथवा कल्पना पर आधारित सूचनाएं। इन सूचनाओं के आधार पर जो क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है, वह क्रमबद्ध अध्ययन तथा पहले किए गए अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति किसी भी विषय, जिस विषय पर वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है, उससे संबंधित प्राकल्पना, उपकल्पना अथवा हाइपोथेसिस का निर्माण करती है। हाइपोथेसिस या प्राकल्पना हमें आगे पढ़ना है। यहाँ यह हाइपोथेसिस नाम की अवधारणा आई है, तो सामान्य से हम इसके बारे में बात करें कि प्राकल्पना किसी भी विषय से संदर्भित अनुमानित कार्य कारण संबंध है। किसी भी विषय के संदर्भ में जिस पर भी हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए अनुमानित कार्य कारण संबंध है, वो प्राकल्पना है। तो हम पूर्व के अनुभवों के आधार पर जो क्रमबद्ध अध्ययन हमने अभी प्रारंभ किया है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, उससे हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति हमें प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, जिससे अनुसंधान हमारा सही मार्ग पर, सही दिशा में चले, वो पथ में भटके नहीं। अगली जो विशेषता है वो है कि जो दत्तों का संकलन करते हैं, वो संकलन पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। आठवीं विशेषता है कि दत्त सामग्री से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन भी वैज्ञानिक पद्धति करने में हमें सहायता प्रदान करती है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से पहले के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनकी परीक्षा की जाती है और नए टूल्स और टेक्निक्स भी बनाए जाते हैं। तो उन टूल और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके जितने भी परिणाम हमने प्राप्त किए हैं, उन परिणामों का मूल्यांकन भी हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पूर्णतः वस्तुनिष्ठ अथवा हम ये कहें वैषयिक अध्ययन को प्रमोट करती है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन
होता है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ अध्ययन क्या है या वैषयिक अध्ययन क्या है? जो किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वास्तविक तथ्यों का जांच करता है और हमेशा उस विषय से संबंधित रहता है, उसको हम वस्तुनिष्ठ अथवा वैषयिक अध्ययन कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन वह अध्ययन होता है जिस अध्ययन में व्यक्ति के उस विषय से संबंधित अपने पूर्व के विचार, अच्छी और बुरी धारणाएं समाहित हो जाती हैं, अथवा व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति मनमाने निष्कर्ष निकालता है, तो वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होता है। और वास्तविक तथ्यों को प्रयुक्त करते हुए जो कुछ है उसका अध्ययन उसी संदर्भ में करता है, विषय से जुड़ा हुआ अध्ययन करता है, पूर्णतः निष्पक्ष और निरपेक्ष रहता है, उसको हम वस्तुनिष्ठ और वैषयिक अध्ययन कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति वस्तुनिष्ठता और वैषयिकता को बढ़ावा देती है, उसी पर आधारित होती है। इसकी जो 10वीं विशेषता है, अगली विशेषता है, वो है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन विषय या किसी प्राय घटना जो घटित हुई है अथवा जो समस्या उपस्थित हुई है उसमें हम कार्य कारण के संबंधों की स्थापना करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति यह मानती है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, कि इसिडोर ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉन्त, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र नामक विषय की शुरुआत की थी और समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने का उनका एक स्वप्न था। उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक घटना या हम कहें प्रकृति अथवा समाज वो कुछ स्थिर प्राकृतिक नियमों से संचालित है जिसकी हमें खोज करनी है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो भी कोई कार्य घटित होता है उसके पीछे कुछ वास्तविक कारण होते हैं, उन वास्तविक कारणों की खोज करना और कारणों को परिणाम से मिलाना, ये वैज्ञानिक का कार्य है। ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ये किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति कार्य कारण के संबंधों की स्थापना पर बल देती है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा या हम कहें पुनः सत्यापन किए जाना पर बल देती है, और ऐसा वो संभव भी बनाती है कि जो भी निष्कर्ष अध्ययन के द्वारा निकाले गए हैं समान परिस्थितियों में उन्हीं कारणों के उपस्थित रहते हुए वही निष्कर्ष पुनः आने चाहिए, वही परिणाम पुनः आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पहले जो आए हुए निष्कर्ष और वर्तमान में आए हुए निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा हो जाती है। तो निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा पर बल देती है, यह एक विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की। अगली जो विशेषता है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए गए अध्ययनों से प्राप्त परिणाम हमें ये कहते हैं कि जब जब ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो भविष्य में इसी तरह के परिणाम उत्पन्न होंगे यदि कारण और परिस्थितियां समान रहती हैं तो। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी की क्षमता निहित होती है। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए गए अध्ययनों द्वारा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो भविष्यवाणी करने की क्षमता इसमें निहित होती है। अगली विशेषता, वैज्ञानिक पद्धति सार्वभौमिक होती है। किसी भी स्थान पर अगर अध्ययन किया जाए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए तो निष्कर्ष समान होंगे अगर कारण और स्थितियां समान हैं तो जो भी अध्ययन पद्धति के तरीके हैं, जो भी टूल्स हैं, टेक्निक हैं, जो क्रमबद्धता है, उसको प्रयुक्त करते हुए हम कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सार्वभौमिक अध्ययन पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में सार्वभौमिकता है। वही प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है अध्ययन की, और वही प्रक्रिया यूरोप, अफ्रीका या अमेरिकी या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अपनाई जाती है। तो ये सार्वभौमिकता का गुण इसमें निहित होता है। अगली विशेषता इसमें हम ये बात करें या हम कहें कि वैज्ञानिक पद्धति की जो अभी तक हमने मार्टिनडेल, मोनाकसी और कार्ल पियर्सन की बातें हमने करी थी, उसके आधार पर अगर हम अंतिम इसकी एक विशेषता की ओर बात करें, वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम लक्ष्य या विशेषता
सिद्धांत निर्माण की होती है। थियरी बिल्डिंग का काम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। आप और हम सभी जानते हैं कि सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सिद्धांत ऐसे तर्क वाक्यों का सामान्यीकरण होता है, ऐसे सामाजिक तथ्यों का समूह होता है जो सभी जगह पर समान रूप से लागू हो। तो ऐसे सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाना संभव है। तो आज हमने बात करी है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की, और मुझे आशा है कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं भली भांति आप लोगों के लिए स्पष्ट हो गई होंगी। धन्यवाद।